हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास। और आज की क्लास में ये लगा लो हम इंग्लिश की एबीसीडी को सीखने वाले हैं। जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है ना, उन्होंने बहुत इंग्लिश को पढ़ लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये चीजें उनके दिमाग में बैठती नहीं है ना, खोपड़ी में बिल्कुल जो है जाम लगा हुआ है। ये चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं बैठती हैं तो आज की क्लास में आपको मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगा और आज के बाद कभी भी आपको अपने दिमाग में ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी जाम लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इनको मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा कि किस तरह से इनको हम समझते हैं, किस तरह से इनको हम पहचानते हैं। देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिख रखे हैं, बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, देखो हिंदी में तो सभी बच्चे पहचान लेते हैं, है ना, लेकिन कुछ नालायक ऐसे होते हैं उनको हिंदी में भी नहीं पता चलता क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, हिंदी में भी नहीं पता चलता। इंग्लिश में कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे पहचान पा रहे हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो राहुल है ना, ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। अब फिर बोलेंगे सर वहां पे राहुल सब्जेक्ट था, तो इस सेंटेंस में भी राहुल आगे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा राहुल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे तो राहुल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी बेशक ये आगे लगा हुआ है, फिर भी ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा ही है क्या? यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऐसे कैसे नहीं है? अब बताऊं, देखो ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये उल्टी बता दी है ना। क्या बता दी है? उल्टी, आपको घुमाने के लिए। असलियत में बात क्या है कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये वाला सेंटेंस आपका पैसिव का है। किसका है? पैसिव वॉइस का है, जिसकी वजह से ये जो आगे राहुल लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और ये वाला जो सेंटेंस है ये नॉर्मल है, ये पैसिव नहीं है। इसलिए ये जो सेंटेंस है इसमें जो राहुल है ये आपका क्या है? असलियत में ये आपका सब्जेक्ट है ना। शुरू में आपको ऐसे ही लगा ना जैसे मैंने बोला, लेकिन असलियत में ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है। सब्जेक्ट होता क्या है? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को एक छोटी सी डेफिनेशन ही याद रहती है ना। अगर कोई पूछने लगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के नाम पे एक छोटी सी डेफिनेशन बस याद कर लेते हैं कि काम को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं आज आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि सब्जेक्ट आपका होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट जो होता है ना आपका सब्जेक्ट, सबसे पहले ये सीख लो कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें हमेशा इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। और ये सब आपकी आंखों के सामने पता नहीं कितनी बार आ गए होंगे, है ना। तो ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये हमेशा सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। पहली बात आप सीख गए, जहां पे भी ये दिखे समझ जाओ कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं ज्यादातर। दूसरी बात, आप अपनी रियल लाइफ में सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे? देखो, आप अपने घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकल गए। जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो आप क्या देखोगे? आपके आसपास हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा कुछ ना कुछ काम। जैसे अभी मैं घर से बाहर निकला अपनी गली में, तो मैंने देखा मेरे एक पड़ोसी है वो फोन पे ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा है, एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, आपने किसी लेडीज को देखा वो घर में झाड़ू लगा रही है, किसी को देखा वो भैंस का दूध निकाल रहे हैं, कोई भैंस की सानी कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई बातें कर रहा है। तो जितने भी व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये सबके सभी आपके क्या है? सब्जेक्ट हैं। यानी कि जितने भी व्यक्ति काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं, हमें क्या दिखाई देते हैं? काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये सबके सब व्यक्ति ही आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, देखो मैं अपने घर से बाहर निकला और मैंने देखा जो है कोई लड़का है, तो वो क्या कर रहा है? वो फोन चला रहा है। वो क्या कर रहा है? वो फोन यूज कर रहा है, चला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, कैसे भी लिख लो, चला रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैंने देखा किसको? उस लड़के को देखा। तो ये लड़का कौन है? यही तो है सब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश बनाओगे तो वो को हो जाएगा ही इज, और फोन चलाने को बोलते हैं यूजिंग फोन। तो फोन को क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है। इसी तरह से मैं थोड़ी सी आगे गया और मैंने देखा कि एक लड़की क्या कर रही है? एक लड़की कपड़े धो रही है। मैंने क्या देखा कि एक लड़की, या फिर उसका नाम हम ले लेते हैं ना, मान लो लड़की का नाम है मान लो रेनू। ठीक है, तो मैंने क्या देखा? वो क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। ठीक है, क्या कर रही है भाई? कपड़े धो रही है। मैंने देख लिया कि वो क्या कर रही है? कपड़े धो रही है।
जैसे ही मैंने देखा कि वो कपड़े धो रही है, तो धो कौन रही है? वो लड़की जिसका नाम रेनू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? रेनू इज वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसे बन गया। अब देखो यहाँ पे हमने किसको देखा? किसी लड़की को देखा कपड़े धोते हुए। तो ये जो लड़की है ये क्या है? यही लड़की आपकी सब्जेक्ट है। तो जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी काम को करते हुए आपको दिखाई देते हैं, वो सबके सब आपके क्या हो जाते हैं? सब्जेक्ट हो जाते हैं। वो सबके सब आपके क्या हो जाते हैं? सब्जेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट में या तो आपको इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे या फिर आपको किसी का नाम देखने को मिलेगा, किसी का नाम आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट में दो ही तरह की चीजें मिलेंगी, या तो किसी का नाम देखने को मिलेगा या आपको इस तरह की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनका हिंदी में मीनिंग भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। हिंदी में मीनिंग आपको पता ही होगा कि भाई आई का मतलब होता है मैं, है ना। ये पता है नहीं पता? कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे, और ही का मतलब होता है जब आप किसी लड़के के लिए वह का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये किसके लिए आता है इस्तेमाल? ही के लिए। शी का मतलब होता है जब आप किसी लड़की के बारे में बताते हैं, ठीक है। और इट का मतलब होता है जब आप किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? निर्जीव वस्तु के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चला। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल डिटेल में कोर्स करना चाहता है, इंग्लिश सीखने का बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। ये इसका लोगो है। प्ले स्टोर पे जाओगे, आप सर्च करोगे अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आपको इसका जो है डाउनलोड करने का वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप जाके कर सकते हैं। इसी में आपको हमारे जो कोर्सेज हैं इंग्लिश सिखाने वाले, वो आपको मिलेंगे बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हैं, मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता हूं समझ में आते हैं, तो आपको फिर थोड़ा ही टाइम लगेगा और आप इंग्लिश सीख जाओगे। कोई भी आपको इश्यू होता है तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डिटेल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर ई बुक वगैरह चाहिए तो भी आपको इसी ऐप पे मिल जाएगी। आपको अलग अलग जगहों पे भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चला। अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। देखो हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये काम क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में क्या बताती है? समय बताने का काम करती है। समय बताती है, लेकिन किसका समय बताती है? वर्ब का। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम का समय हमें कैसे पता चलता है? देखो मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा कि वह कपड़े धो रही थी। मैंने क्या बोला? वह क्या कर रही थी भैया? कपड़े धो रही थी। तो अब मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, शी वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। तो मैंने इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिख दिया। देखो हिंदी में मैंने देखा और मुझे हिंदी में तो पता चल ही जाता है कि वो पास्ट में धो रही थी। ये मुझे इंग्लिश में कहां से पता चलेगा भाई कि वो अभी धो रही है, पहले धो रही थी, कब धो रही थी? इंग्लिश में कहां से पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब ही हैं जो सेंटेंस में समय बताती हैं। तो यहां पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वाज, इससे मुझे पता चलेगा कि सेंटेंस कब का है। तो वाज वर्ब कहां पे लगते हैं? पास्ट में लगते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये कब का हो जाएगा? ये सेंटेंस आपका हो जाएगा पास्ट का, ठीक है। तो किसका हो जाएगा? ये सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा। यानी कि वो कपड़ों को कब धो रही थी? पास्ट में धो रही थी, बीते हुए समय में धो रही थी। ये हमें बताती है कौन? हेल्पिंग वर्ब। तो समझ में आया हेल्पिंग वर्ब क्या काम कर रही है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं ये होती कौन कौन सी है ना, और फिर मैं आपको लास्ट में इनके सभी काम भी बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे आपने देखा होगा इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। आपने देखा होगा वाज, वर, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है। आपने देखा होगा डू, डज, है ना। और आपने डिड को भी देखा होगा, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। आपने देखा होगा हैज, हैव, देखा है ना हैज, हैव। आपने हैड भी देखा होगा। ये सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है। आपने देखा होगा विल, आपने देखा होगा शैल, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है। ये टेंसेस के अंदर हम पढ़ते हैं, इतना तो आपको याद होगा। इनको टेंसेस के अंदर पढ़ते हैं और टेंसेस में ये क्या बताती हैं? ये सेंटेंस में जो हम काम करते हैं ना, जो काम करते हैं उस काम का समय बताती है। क्या बताती है? समय। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। ये देखो ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट वो सेम है, सब में वर्ब एक ही है। ये वर्ब जो है ना, वर्ब, ये वॉच जो है ये ही है, बस किसी में आईएनजी लगी हुई है तो किसी में ईडी लगा हुआ है और किसी में एसईआईएस भी हो सकता है, लेकिन काम तो एक ही हो रहा है ना। वॉच का मतलब, इसकी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं सबका मतलब होता है देखना।
देखने के इस्तेमाल, देखने के सेंस में हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मैंने बोला ही इज वॉचिंग, ही हैज वॉच्ड, ही वाज वॉचिंग, ही हैड वॉच्ड, ही विल बी वॉचिंग और ही विल हैव वॉच्ड। अब यहां पे देखो ये जो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखी हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखी हैं, सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब्स की वजह से इन सेंटेंसेस का समय चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, समय। देखो सब में ही सेम है, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई सेंटेंस है जहां पे ही नहीं हो, ही तो सब में है। ऐसा कोई है जहां पे वॉच ना आया हो, सब में आया हुआ है, सब में आया हुआ है ना। लेकिन फिर भी इनका सबका टेंस अलग हो गया। क्यों? क्योंकि बीच में जो येलो कलर में मैंने हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखी हैं, इनकी वजह से इनका समय चेंज हो गया। इनकी वजह से क्या हो गया, इनका समय जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको इनका जो समय है वो क्या है। जैसे हमने देखा इज एम आर, तो ये किसका सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट का। जैसे मैंने देखा हैज हैव, तो ये किसका सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट का। जैसे मैंने वाज देखा तो किसका सेंटेंस हो गया, पास्ट का। यानी कि ये जो काम है ये पास्ट में हुए हैं और ऊपर के दोनों काम प्रेजेंट में हुए हैं। ये काम भी किसका है, हमारा पास्ट का है। ये भी किस में हुआ है, पास्ट में हुआ है। विल बी और विल हैव ये दोनों ही हमारे किस में हुए हैं, फ्यूचर में हुए हैं, फ्यूचर के काम हैं। मुझे किससे पता चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको इस तरह से समझोगे कि हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में हमें समय के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है कि हमारा सेंटेंस कब का है, काम कब हुआ है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? बताओ कोई इशू यहां तक? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में, भाषा में मैंने आपको बताया है। चलो आपको यह भी बता देता हूं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पे लगती है। देखो जितनी भी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितनी भी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं डू डज। कहीं पे दिखे तो समझ जाओ प्रेजेंट है। आपको यदि कहीं पे हैज हैव दिखे समझ जाओ प्रेजेंट है। आपको कहीं पे इज एम आर दिखे तो समझ जाओ आपका क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, फिर पास्ट में कौन सी होंगी, पास्ट में कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं पे आपको डिड दिखाई देता है, वाज या वर दिखाई देता है, अगर कहीं पे हैड दिखाई देता है, तो ये किसकी हैं, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर फ्यूचर की कौन सी होंगी भाई, फ्यूचर की कौन सी होंगी भाई बताओ? जहां पे भी हमें विल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, विल। अब विल के साथ बी भी हो सकता है, विल के साथ हैव भी हो सकता है, ठीक है, या विल अकेला भी हो सकता है। कई बार आपको सेंटेंस में शैल भी देखने को मिलता है, शैल के साथ भी बी आ सकता है, शैल के साथ भी हैव आ सकता है। तो इस तरह की जो आपको हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई देती हैं, ये आपकी फ्यूचर में इस्तेमाल होती हैं। अगर आगे से आप किसी सेंटेंस में वाज वर देखो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ था, कहीं पे वाज वर देखो तो समझ जाओ सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। अगर कहीं पे आप हैज या हैव में से कुछ भी देखो तो समझ जाओ सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है। इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब के द्वारा सेंटेंस का समय पता लगा सकते हैं। आपको इसका एक और अच्छा इस्तेमाल मैं बताता हूं। देखो कोई आपसे बोल रहा है वो घर जा रही है, मैंने बोला वो कहां जा रही है, घर जा रही है। अगर अब आपसे कोई बोले इसी सेंटेंस को पास्ट में बना, किस में बना, पास्ट में, तो हिंदी में तो आप बना देते हैं। इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बनाओ तो फ्यूचर में भी आप बना दोगे। हिंदी में तो सब बना देते हैं ना, हिंदी में तो सब बना देते हैं। बात तो आती है इंग्लिश की, तो वो घर जा रही थी ये पास्ट में बन गया, और वो घर जा रही होगी ये बन गया फ्यूचर में। तो देखो हिंदी में हमने एक शब्द को चेंज किया और सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आपका चला गया। इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी सिर्फ एक ही शब्द चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब। ऊपर वाले को बनाता हूं, वो कहां जा रही है, घर जा रही है, तो मैं बोलूंगा शी इज गोइंग होम। मैंने क्या बोला, शी इज गोइंग होम। आपका सेंटेंस बन गया। अब मुझे इसको पास्ट में ले जाने के लिए सिर्फ इसकी जगह क्या लगाना है, इसकी जगह मुझे वाज लगाना है, तो मेरा सेंटेंस पास्ट में बन जाएगा। बाकी सबका सब मैं ऐसे का ऐसा ही उतार दूंगा। ठीक है, अगर मुझे फ्यूचर में लेके जाना है तो मुझे इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, विल बी लगाना पड़ेगा। बाकी सब जो है वो मैं सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे लिख दूंगा। बाकी सब कुछ मैं सेम टू सेम लिखने वाला हूं। तो समझ में आया कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में क्या बता रही है, सेंटेंस में क्या बता रही है, समय के बारे में जानकारी दे रही है हमें। किसके बारे में, समय के बारे में जानकारी दे रही है। क्लियर हुआ भाई सभी को? ठीक है, तो किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो आपको आगे लेके चलता हूं। और इसमें और भी मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूं। देखो अभी जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स बताई थी, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका अपना कुछ मीनिंग भी होता है। आपने टेंसेस में पढ़ा होगा
जैसे अगर कहीं पे इज़म मार्क दिखाई दे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका मीनिंग ये होगा कि कोई काम वहां पर लगातार हो रहा है, लगातार चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। कहीं पे हैज़ दिखाई देगा तो क्या मीनिंग होगा कि कोई काम खत्म हो गया है या कोई काम शुरू हो गया है। डू डज दिखाई देगा तो ये कहां पे इस्तेमाल होता है, डू डज। देखो डू डज और डिड ये हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब का आपको कॉलम दिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है ना, ये यही वाली होती है। यहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आप क्या लगाते हैं, वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बारी आती है वर्ब की फॉर्म्स की। अच्छा, ये वर्ब की फॉर्म कितने बच्चों को याद है बताओ? जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, ये तो मेरे हिसाब से सबको याद होगी। सर पहली फॉर्म गो, दूसरी फॉर्म वेंट और तीसरी फॉर्म क्या है, गोन है। लेकिन क्या आपने कभी इन फॉर्म्स को देखा है अपनी किताब में? बताओ। जैसे गोज हो गया, गोइंग हो गया, इनको कभी देखा है आपने? देखा होगा जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने नहीं देखा हो। तो ये कौन सी फॉर्म है? सर इसका तो पता है हमें, ये पहली है, इसका भी पता है ये दूसरी है, इसका भी पता है ये तीसरी है। तो क्या सर ये चौथी और पांचवी है? हाँ, ये चौथी और पांचवी फॉर्म है। ये कैसे बनती है? सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म में हमने क्या किया है, आईएनजी ऐड कर दी है। और ये कैसे बनी है? वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर दिया है। तो हमारी पहली फॉर्म क्या थी, गो। अब गो में मैंने आईएनजी लगाया तो फोर्थ फॉर्म बन गई गोइंग, और मैंने एस लगाया तो पांचवी फॉर्म बन गई गोज। इसी तरह से वर्ब की और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया, क्या बताऊं, बताओ क्या पूछना है आपको? जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं, बताओ क्या लिखूं? जैसे हमने कर दिया क्या बताओ, हम कर देते हैं आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड ही होती है। इसकी आईएनजी वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्किंग, और इसके बाद जो है एसआईएस लगा देंगे और हमारी पांचवी फॉर्म जो है वो बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वर्ब की आप फॉर्म्स को बनाओगे और इनको हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर है, क्या है, इज एम आर है, तो इनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी, आईएनजी वाली लगेगी, है ना। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है, वाज और वर है, तो भी कौन सी लगेगी, आईएनजी वाली लगेगी। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज है, हैव है या हैड है, तो इनके साथ कौन सी लगती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब में ये वाले शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, डू, डज और डिड, तो इनके साथ वर्ब की आप पहली फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे, पहली फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। समझ में आ गया किस तरह से हम वर्ब की फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम इनका कॉम्बिनेशन जो है वो बिठाते हैं अपने सेंटेंसेस में, ठीक है। चलो आगे मैं आपको एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा था कि ही हमारा क्या है। देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो यहाँ पे दिखाता हूं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी, याद है किसी बच्चे को? है इतनी जल्दी भूल गए क्या आप? भाई इतनी जल्दी मत भूला करो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी ये टेबल दिखाई थी, थोड़ी देर पहले दिखाई थी ना, कि भाई ये वाले जो हैं ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट हैं। और ये वाले जो शब्द है ये क्या है, फिर ये वाले जो शब्द है ये सब के सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। ये जो शब्द हैं इनके ही ऑब्जेक्टिव केस ये होते हैं। तो आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का क्या हो जाएगा, अस, यू का तो यू ही रहेगा सेम, दे का क्या हो जाएगा, देम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का क्या हो जाएगा, हर, और इट भी हमारा जो है वो सेम रहता है। इट भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये वाले जो शब्द हैं ये सबके सब शब्द हमारे क्या हैं, ये सबके सब शब्द बताओ क्या है हमारे, ये सबके सब शब्द जो हैं सर ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। भाई तू कहां जा रहा है, ठीक है, क्या हो जाएंगे ये हमारे सबके सब ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरह के जो शब्द हमें दिखाई देते हैं, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, ठीक है, इट हो गया। इट भी कई बार देखो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, और यू भी सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो इस तरह के शब्द क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं, ये इन पे क्या होता है, काम किया जाता है, इन पे एक्शन किया जाता है। आपको मैं पहचानना बताता हूं। देखो आपकी जो भी सेंटेंस में वर्ब होगी ना, वर्ब, उससे आपको दो सवाल करने हैं, क्या और किसको। क्या सवाल करना है, क्या और किसको। अगर इनका जवाब आएगा तो वही ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला, जैसे मैंने बोला मैं दूध
पी रहा हूं। मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूं, दूध पी रहा हूं। तो हमारा काम क्या हो रहा है, पीने का। तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। अब मैं इसे सवाल करूंगा मैं क्या पी रहा हूं, जवाब में क्या आया, दूध। मैंने बोला मैं किसको पी रहा हूं, दूध को। अगर एक का भी जवाब आता है और जवाब में जो शब्द आएगा वही ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और देखो मैंने बोला वह मुझसे पूछ रहा था। वह कुछ पूछ रहा होगा इसलिए, ठीक है। तो काम क्या कर रहा है, पूछने का। मैंने बोला क्या पूछ रहा था, कोई जवाब आया सेंटेंस में, नहीं। मैंने बोला किसको पूछ रहा था, जवाब क्या आया, मुझसे पूछ रहा था, मुझको पूछ रहा था। तो ये जो मुझको है ना, यही सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो बनेगा कैसे, वह मुझसे पूछ रहा था। तो हम बोलेंगे ही वाज आस्किंग मी। ये जो मैंने मी लिखा है पीछे, ये ही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपका डाउट क्लियर हुआ कि किस तरह से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, ठीक है। किस तरह से पहचानते हैं, देखो अगर आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने हैं, अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस भी बनाने हैं, तो सिंपल सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर वर्ब लिखो और फिर ऑब्जेक्ट लिखो। अगर आपको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो इनका फॉर्मूला भी यही होगा जो ऊपर वाला है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बाकी देखो ऊपर जैसा ही है, सेम टू सेम है ना। इंटरोगेटिव अगर आपको बनाना है तो ये फॉर्मूला है, यानी कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव एक ही सेंटेंस में देने हैं तो भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, नॉट लिखो और वर्ब लिखो, ठीक है। और ये वाली चीजें तो मैंने आपको बता दी थी कि भाई डू डज प्रेजेंट में लगेगा, इज एमआर प्रेजेंट में लगेगा, हैज हैव भी हमारा किस में लगेगा, प्रेजेंट में लगेगा। बताई थी या नहीं बताई थी, बताई थी ना। अब देखो इनको अगर आप ऐसे लाइन खींच दोगे यहाँ पे, तो प्रेजेंट के किस में इस्तेमाल हो रहा है, डू डज इंडेफिनिट में, डिड किस में इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट के इंडेफिनिट में, विल किस में इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। आप यहीं से टेंस भी याद कर सकते हैं। इज एम आर कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट में कहां पर, कॉन्टिन्यूअस में। वाज वर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, विल बी फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। हैज हैव कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट के परफेक्ट में। हैड कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट के परफेक्ट में। और विल हैव कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर के परफेक्ट में जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और एक चीज और है जो मुझे आपको बतानी थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हमारी ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, डज और हैज, इनको हम सिर्फ इन वाले सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी का नाम आता है तो वहां पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी, ये वाली जो बची हुई है, इनको आप ही सीट को छोड़ के जो भी बच गया ना सब्जेक्ट आपका, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, इन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका हेड है और डिड है और विल है, भाई इनको तो किसी के साथ लगा लो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलते हैं कि हमें किसी के भी साथ लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से सबके साथ रह लेंगे। अगर आपको बेसिक से इंग्लिश सीखनी है और आपको ऐसा लगता है कि आप कभी नहीं सीख पाओगे, तो मेरे कहने पे एक बार आप 400-500 रुपए खर्च करके एक बार जो हमारा कोर्स है उसको लेके देखो। आपको मैं गारंटी देता हूं, बेशक आपने आज तक कितना ही महंगा, बेशक 5000 वाला कोर्स भी कर लिया हो, लेकिन मेरा जो कोर्स है बेशक 400, 500 या 600 या 800 रुपए का है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो सुधर जाएगा। और आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो वो भी आप जो है ठीक कर लोगे। तो इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या प्ले स्टोर पे जाना, डायरेक्ट सर्च करो अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आपको जो हमारी ऐप है वो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कोई भी इशू होता है, कोई भी आपको डाउट है, तो व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पे आप हमसे कांटेक्ट करके जो है मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं मिलेगी, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलने वाले हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा।